एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ है? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप, जब हमारा परिवार ही नहीं बचा और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है।
तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं? लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं, जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना, मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करें मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका के इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया। कोल्हापुर के एक शहर में संवाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कोल्हापुर में सूखा और गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर अपने घरों में रहते थे। इतनी गर्मी है, लग रहा है नर्क में हूँ। क्या
आप भी हमेशा नरक और बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम पिछले 1 महीने से कह रही हो। आज खाना खा लो, कल तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। काश दूसरे गांव और कस्बों की तरह हम भी खुश होते। दूसरे गांव के मर्द हमेशा काम और मेहनत करते हैं, यूं ही नहीं घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। तुम हमेशा मुझे ताने मार कर ही खुश रहो, ये नहीं है कि कभी मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। तारीफ करने लायक कोई काम भी तो कर लो। संवाद अपनी पत्नी भाग्या से बहस करके घर के बाहर चला जाता है। चलो संवाद भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम बड़े ढीले हो। हमेशा गांव में सब कुछ होने के बाद ही आते हो। हुआ क्या, पहले ये बताओ, ज्यादा मुंह न चलाओ। वहाँ देखो, शेरू शहर से बर्फ लेकर आया है और गांव वालों को मुफ्त में खिला रहा है। जाओ जाओ, थोड़ी सी बर्फ ही ले लो और अपनी पत्नी को जाकर दे देना। कम से कम तुम्हारे बर्फ से वो खुश तो हो जाएगी, क्योंकि गजरा तो तुम देने वाले नहीं हो। संवाद ये खबर सुनकर ही शेरू के पास दौड़ पड़ा और उससे पूछने लगा, अरे शेरू भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम कहाँ से ला रहे हो? बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें गांव वालों की मदद करता देख। ज्यादा मस्का मत मारो और बर्फ ले जाओ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि ये बर्फ तुम ला कहाँ से रहे हो? मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उस वक्त तो संवाद शांति से बर्फ लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी भाग्या के साथ बड़े चाव से बर्फ को पानी में मिलाकर पीता है। शेरू कितना अच्छा और भला आदमी है, लोगों को बर्फ देकर उनकी प्यास बुझा रहा है, वरना इस गर्मी में हमारी क्या हालत होती पता नहीं। इससे पहले तो तुम कह रही थी कि गर्मी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मन भी बर्फ की तरह यहाँ वहाँ डोलता रहता है। दूसरे दिन संवाद शेरू का पीछा करने लगता है और उसके साथ उस बर्फ वाली जगह पर जाता है। वहाँ जाकर देखता है किसी अजनबी आदमी से बातें कर रहा है। सुनो, कुछ दिन और बर्फ दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इससे मेरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, जिससे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा। हाँ, ठीक है। देखो, ये अब आखिरी बार है। इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी बर्फ का टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जैसा तुम कहो, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा दे देना। शेरू और उस बर्फ वाले की बात को संवाद अच्छी तरह समझ जाता है। शेरू का भांडा अब फूट चुका था। शेरू के वहाँ से जाते ही संवाद उस बर्फ वाले से कहने लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनते क्यों नहीं है आप? भाई, तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा ना, और मेरा दिमाग मत खाओ। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। शेरू तुमसे जो बर्फ मुफ्त में ले जाता है, क्या तुम उसे पैसे लेकर बेचोगे? अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें बेचूंगा। लेकिन एक शर्त पर। तुम अब शेरू या किसी और को बर्फ नहीं दोगे। ये भी कोई कहने की बात है? वो तो मुफ्त में ले जाया करता था, और अब तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें ही दूंगा। अगले दिन से ही उस बर्फ वाले ने शेरू को मुफ्त में बर्फ देना बंद कर दिया और संवाद को पैसे देकर बर्फ बेचने लगा। संवाद उस बर्फ वाले से बर्फ लेकर बेचने की तैयारी करने लगा। आ जाओ, बर्फ खरीद लो। ये अच्छे ठंडे और टिकाऊ बर्फ है। गर्मी भगाओ, आ जाओ। अरे वाह संवाद भैया, ये हुई ना बात। गांव में बर्फ बेच रहे हो, हम तो शेरू से मुफ्त में ही ले लेंगे। कोई शेरू वेरू नहीं आने वाला। अब तुम्हें लेना है तो लो, और अब मुफ्त में नहीं, पूरे 50 रुपए में एक बक्सा मिलेगा बर्फ का। संवाद अपने मन की मनमानी करके बर्फ बेचने लगा। शेरू के हाथ में अब कुछ नहीं बचा था। शेरू ने उसे बर्फ बेचते हुए देखा और कहा, वाह दोस्त वाह, तुमने पीठ पीछे ये सारी साजिश रची। अच्छी चाल चली है तुमने। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया है। तुम जाकर सरपंच बनने की तैयारी करो। अच्छा, तो तुम्हें ये बात भी पता चल गई। शेरू उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, लेकिन संवाद के मन में लालच का पेड़ आ चुका था। संवाद गांव-गांव जाकर बर्फ बेचने लगा था। गांव वाले लालच और गर्मी से परेशान होने के कारण संवाद से बर्फ मजबूरी में खरीदने लगे थे। अब से मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ बर्फ की कोई खदान थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें बर्फ दे सकूं। मेरे पास इतना ही मिलेगा। लेना है तो लो, वरना मत लो। तुमसे अच्छा तो वो शेरू था। सरपंच बनने के लिए भला गिड़गिड़ाया तो करता था,
लेकिन दिल का साफ था। संवाद ज्यादा पैसे के लालच में बर्फ में गंदा पानी मिलाया करता था ताकि बर्फ ज्यादा बढ़ जाए। तालाब से पानी लेकर उस बर्फ वाले को दे दिया करता था, जिससे बर्फ बढ़े और वो ज्यादा पैसे कमा सके। आप इतने सारे बर्फ ला कहाँ से रहे हैं? कल गांव के कुछ लोग उस बर्फ के पानी को पीकर बीमार हो गए। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। ज्यादा लालच के चलते कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अब गांव वाले कमजोर हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस एक बर्फ का व्यापारी हूँ। बस आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन संवाद किसी की भी नहीं सुनता। तालाब के पानी से बर्फ जमा कर वो गांव वालों को बेचा करता, जिस वजह से आधे से ज्यादा गांव बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों को बुखार और कई अन्य बीमारी होने लगी। ये सब बैठकर यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। आजकल कोल्हापुर में ज्यादा ही बर्फबारी हो रही है महाराज। तनिक इस संवाद की आयु का पता लगाओ। अभी तो उसके जीवन के पूरे 40 साल बचे हैं महाराज। हम आयु के विरुद्ध तो नहीं जा सकते। हमें पिछली बार की तरह पृथ्वी पर जाना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तो क्यों ना इस बार हम भी बर्फ का व्यापार कराएं? क्या कहते हैं आप? जैसे लोहा लोहे को काटता है, बर्फ बर्फ को काटेगा। तुम बस मेरा खेल देखते जाओ और एक व्यापारी का भेष धारण कर लो। यमराज और चित्रगुप्त कोल्हापुर गांव में भेष बदलकर एक बड़ा व्यापारी का रूप धारण करके चले जाते हैं। हमें करना क्या है महाराज? हम यहाँ एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना देंगे। लालच के जाल में फंसकर वहाँ संवाद जरूर जाएगा। यमराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बना दिया। पूरे गांव वाले बर्फ का पहाड़ देखकर दंग रह गए। उनमें मौका देखकर संवाद वहाँ भी पहुँच गया। लगता है उस बर्फ वाले ने ये मेरे लिए लाया है। हाँ, वो भी तंग आ गया होगा मुझसे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बर्फ बेचूंगा। संवाद उस बर्फ के पहाड़ को देखकर वहाँ चला जाता है और कहता है, ये बर्फ का पहाड़ कहाँ से आया? तब यमराज और चित्रगुप्त वहाँ आ गए और चित्रगुप्त ने कहा, अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? ये बर्फ तुम्हारे लिए ही लाई गई है, जाओ जाकर ले लो। हमें उन्हीं बर्फ वाले ने तो भेजा है आपके पास। ये बर्फ आपके लिए उपहार है। आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में लोगों को बर्फ पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। अरे ये बात तो मुझे भी पता है। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे बहुत शर्म आती है। संवाद ने आओ देखा ना ताओ और उस बर्फ के पहाड़ में बर्फ लेने की लालच में चला गया। जैसे ही बर्फ के पहाड़ के पास वो पहुंचा, यमराज ने अपनी शक्तियों से उसे बर्फ की एक बड़ी सी कारावास यानी कि बर्फ की जेल में बंदी बना लिया। ये क्या हो गया? मैं बर्फ की जेल में कैसे आ गया? मुझे ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। संवाद को बर्फ की जेल में देख शेरू और उसकी पत्नी भाग्या दंग रह गए। तब शेरू ने कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे गांव वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरे पति को। ठंड के मारे देखो कैसे कांप रहे हैं। ज्यादा ठंड से कहीं बीमार न हो जाए। तब जाकर गांव वालों को दिखाने के लिए यमराज और चित्रगुप्त अपने असली अवतार में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यम हूँ, यमलोक का यमराज। और मैं हूँ चित्रगुप्त। यमराज और चित्रगुप्त को उनके असली अवतार में देख गांव वाले डर गए। शेरू और भाग्या ने उन्हें नतमस्तक होकर कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं और आपने मेरे पति को ये कड़ी सजा क्यों दी है? दंड का पात्र संवाद स्वयं है। तब जाकर यमराज और चित्रगुप्त ने सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। मुझे छोड़ दो, ठंड के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपा करें महाराज, आप देव हैं, आप सब कुछ हैं। मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज, मैं विधवा नहीं होना चाहती। यमराज ने भाग्या और अन्य गांव वालों की बात सुनकर बर्फ की जेल खत्म कर दी और कहने लगे, मैं तुम्हारे प्राणों को हरने नहीं आया था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाने आया था। लेकिन तुम्हें दंड दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आपने दंड दे तो दिया, मैं अब सब समझ गया हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से तुम जब भी बर्फ को छुओगे तो उसे छूते ही तुम्हें एक बिजली का झटका लगेगा। इतना कहकर यमराज और चित्रगुप्त वहाँ से अदृश्य होकर चले जाते हैं। संवाद को उसकी सजा मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रहने लगा। गांव वालों ने शेरू को गांव का सरपंच घोषित कर दिया और सुखी सुखी रहने लगे। दिवाकर एक गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना परिवार पालता है।
वो अपने बगीचों में गोबर और बाकी जैविक खाद का प्रयोग किया करता है, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताजा होती है और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए के हैं। 2 पपीता दे दीजिए। ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें ताजी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है, और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाई तुमने। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है? चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास जाता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए हैं ना? हाँ मैंने दिए थे, पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी की है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊं कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने का जेल बना हुआ है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छिपे रहो, बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिपकर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया। अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो हैं? 100 रुपए किलो। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती है। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर की एक बड़ी सुनार की दुकान से सोना चुराकर शहर से दूर जंगल की तरफ आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास जाते हैं। इस सोने को छुपाएं कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाएं और इसे जेल के बाहर से लगा दें। इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम चोर हो, पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात, देखो हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और शहर जाकर मजे करते हैं।
सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है, बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तहखाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का विचार आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई क्यों मरने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर कुछ देर ताज़ी हवा में बैठते हैं। वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है। वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि पूरी जेल सोने की ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बहुत खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। पर तुमने ही तो कहा कि हम दोनों नदी किनारे ताज़ी हवा में जाएंगे और तुम मुझसे कुछ बात भी करना चाहते थे। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने बीज भंडार से सरकारी बीज चुराया था। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जाओ अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी। चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोने की ईंटों से बनी जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई। कहाँ 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने की ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने की ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा, तो हमने ये सोना क्या तुम्हारे लिए चुराया है? कौन हो तुम? हमारा सामान चुराते हो और हमसे ही पूछते हो कि कौन हो तुम? ये सोना मेरा है, इसे पहले मैंने देखा है, पर इसे यहाँ तो हम लेकर आए हैं ना। भैरव चोरों की बात को अनसुनी करके सोने की ईंटों को थैले में भरने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके हाथ पैर तोड़ते हैं। तीनों चोर मिलकर भैरव को मारने लगते हैं। ये सभी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले जो कि इस जंगल के पास से गुजर रहे थे वो इन्हें देख लेते हैं। वो देखो, वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर सोने की जेल के पास आ जाते हैं। आप रे, इतना सारा सोना? ये सोना हमारा है, हमने इसे शहर से चुराया है। अच्छा, तो शहर में जो सोने की चोरी हुई है वो तुम लोगों ने की है। हवलदार, इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर नहीं हो तो ये सोना थैले में भरकर कहाँ ले जा रहे थे? इंस्पेक्टर सभी चोरों को और भैरव को जेल में बंद कर देता है और सारा सोना ले जाकर शहर में उस सुनार को वापस कर देता है जिसकी दुकान से ये सोना चोरी हुआ था। दूसरी तरफ दिवाकर मेहनत करके अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। रामवती अपनी फूलों की दुकान पर आकर बैठी ही थी कि तभी जमींदार चौधरी वहां आ धमका। कल तुम्हारी दुकान से मैंने अपने नौकर जग्गू से एक फूलों का हार मंगाया था जो आज ही मुरझा गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी दुकान के फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी जमींदार चौधरी का नौकर जग्गू फूलों की माला लेकर वहां पर आ गया।
तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लो। रामवती फूलों को गौर से देखती हुई बोली, ये मेरी दुकान के फूल नहीं हैं। मैं अपनी दुकान के फूल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है जमींदार साहब, मैं इसी के यहाँ से फूलों का हार लेकर गया था। देख रहा हूँ रामवती कि तुम लोगों को बेकार फूल बेच बेच कर अच्छी कमाई कर रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर जमींदार चौधरी अपने नौकर जग्गू के साथ वहां से चला गया। जमींदार चौधरी अपनी हवेली पहुंचा ही था कि तभी उसकी भतीजी रितिका जमींदार चौधरी से कहती है, क्या हुआ चाचा जी, कोई बात बनी क्या? जमींदार चौधरी के बोलने से पहले ही उसका नौकर जग्गू रितिका से बोला, जरूर कोई बात नहीं बनी रितिका जी। सेठ जी तो बस हमेशा की तरह रामवती से नाराज होकर यहाँ चले आए। ये क्या चाचा जी, इस तरह से तो रामवती कभी भी अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी, और जब तक वो अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी तब तक मैं अपना इस गांव में फूलों का बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगी? चिंता क्यों करती हो रितिका? तुम अपने चाचा के दिमाग को अभी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई हो। लेकिन मैं पहचान गया हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाले। बकवास बंद करो जग्गू। मैं अगर तुमसे रोज मुरझाए हुए फूलों की माला बनवाता हूँ और वही फूलों की माला रामवती की दुकान पर ले जाता हूँ तो उसकी एक वजह है, और वो वजह तुम्हें कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। इधर रामवती अपने घर पहुंची थी कि तभी उसकी 15 वर्षीय बेटी साक्षी रामवती से कहती है, क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं बेटिया, हमेशा की तरह आज भी जमींदार चौधरी पता नहीं किसकी दुकान की फूलों की माला मेरी दुकान पर ले आया और भड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे भी उसे हमारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती माँ। वो इतना बड़ा जमींदार और मैं छोटी सी फूलों की दुकान चलाने वाली, आखिर मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल सकता है? तू भी ना साक्षी, पता नहीं क्या क्या सोचती है। अगले दिन जमींदार चौधरी रोज के मुताबिक अपने नौकर जग्गू के साथ गांव के बने हुए मंदिर चला गया। चौधरी साहब, आज आप हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। अरे क्षमा करें पुजारी जी, मैं तो भूल गया, अभी मंगवाता हूँ। इतना बोलकर चौधरी जग्गू से कहता है, जग्गू जल्दी से रामवती की दुकान पर से फूल लेकर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। जग्गू वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुरझाए हुए फूल लेकर जमींदार चौधरी के सामने आकर खड़ा हो गया। फूल को देखकर जमींदार चौधरी क्रोधित अवस्था में पुजारी की ओर देखकर बोला, देख रहे हैं आप पुजारी जी, रामवती की कितनी घटिया हरकत है ये। मैं रोज रामवती की दुकान से ही फूलों की माला मंगवाता हूँ और उसके फूल अगले दिन मुरझा जाते हैं, और आज तो उसने हद ही कर दी। मंदिर के लिए भी उसने मुरझाए हुए फूल दिए, जो कि अपशकुन है। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, रामवती ने बहुत ही गलत हरकत की है। पुजारी जी, गांव के सारे लोग आपकी बात को मानते हैं। आप इसी समय रामवती की दुकान को गांव से हटवा दीजिए। अगर कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनकर पुजारी मंदिर में मौजूद लोगों से कहता है, चलो सब रामवती की दुकान पर चलो। पुजारी बहुत से लोगों को लेकर रामवती की दुकान पर चला गया। क्या हुआ पुजारी जी, सब लोग मुझे इतनी क्रोध भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? रामवती, तुम खराब फूल तो बेचती ही थी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पूजा के लिए भी खराब फूल बेचने लगी। मगर मेरे यहाँ से तो आज किसी ने पूजा के लिए फूल खरीदे ही नहीं, और भला मैं पूजा के लिए खराब फूल क्यों बेचूंगी? रामवती झूठ बोलती है पुजारी जी, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पुजारी ने सारे लोगों को देखकर कहा, तुम सब देखते क्या हो, तोड़ दो रामवती की दुकान। पुजारी की बात सुनकर सभी लोगों ने रामवती की दुकान को तोड़ दिया और उसके फूल सड़क पर बिखेर दिए। रामवती रोती हुई अपने घर चली गई। अपनी माँ को देखकर उसकी बेटी साक्षी घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ,
आप रो क्यों रही हैं? रामवती सारी घटना अपनी बेटी साक्षी को बताती है। बेटी, मेरी बात का विश्वास कर, मैंने पूजा के लिए खराब फूल नहीं बेचे। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है माँ। अमेरिका से फूलों के रिसर्चर प्रोफेसर आर्यन हमारे गांव में फूलों के घर बनाने का प्रतियोगिता कराने के लिए आ रहे हैं और मैंने ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लिया है, लेकिन हमारे सारे फूल तो गांव वालों ने सड़क पर फेंक कर बेकार कर दिए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं आज गांव के मुखिया के पास जाऊंगी। उनके बगीचे में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रामवती सीधे मुखिया के घर पर चली गई। यहाँ पर क्या करने आई हो रामवती? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि गांव वालों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मुद्दे की बात करो रामवती। बात ये है मुखिया जी कि मेरी बिटिया साक्षी ने फूलों के घर बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और तुम चाहती हो कि मैं अपने बगीचे के रंग बिरंगे फूल तुम्हें बेच दूं? अगर तुम ये सोचकर यहाँ पर आई हो तो वापस लौट जाओ। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें अब फूल नहीं बेचेगा। रामवती निराश होकर वहां से चली गई। इधर रितिका अपने चाचा जमींदार चौधरी से बोली, वाओ चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तुम्हारे फूलों के व्यवसाय करने का रास्ता आसान कर दिया है रितिका, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों अमेरिका से प्रोफेसर आर्यन हमारे गांव में एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में फूलों का घर बनाना होगा। तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो, मुझे विश्वास है कि तुम जीत जाओगी और उसके बाद तुम्हारा व्यवसाय चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। चाचा जी, मैंने ऑनलाइन उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है। इधर अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर साक्षी सब समझ गई। अगले दिन साक्षी को रोता हुआ देखकर उसकी माँ बोली, रो मत बिटिया, ईश्वर पर भरोसा रखो। रामवती के ये शब्द सुनकर साक्षी अचानक मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। साक्षी भगवान की मूर्ति को देखकर रोती हुई कहती है, हे भगवान, कल प्रोफेसर आर्यन यहाँ आने वाले हैं, मुझे अपमानित होने से बचा लीजिए। तभी उसके कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। साक्षी ने देखा तो एक सुंदर स्त्री हाथ में एक सुंदर से फूल के साथ खड़ी थी। वो सुंदर स्त्री साक्षी को फूल देती है। बेटिया, इस फूल को अपने घर के बाहर रख देना और फिर इसका चमत्कार देखना। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहां से चली गई। साक्षी के हाथ में सुंदर फूल देखकर रामवती उससे बोली, साक्षी, तुम्हारे हाथ में फूल कैसा? साक्षी सारी घटना बताती हुई अपनी माँ से कहती है, तुम इस फूल को घर से बाहर क्यों नहीं रखाती? क्या माँ, आप चमत्कार पर विश्वास करती हैं? बिटिया, जब हर तरफ से विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लें, तब सिर्फ हमें एक चमत्कार की ही उम्मीद होती है। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी बाहर घास के मैदान में उस फूल को रख आई और सो गई। अगले दिन साक्षी जब सोकर उठी तो अविश्वास भरी नजरों से बाहर का दृश्य देखने लगी। उसने देखा कि उस घास के मैदान में एक फूलों का बहुत सुंदर महल बना हुआ था। साक्षी अपनी माँ को उठाकर तुरंत बाहर ले आई। देखिए माँ, ये तो फूलों का बहुत ही सुंदर महल है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। रामवती और साक्षी उस महल के अंदर चले गए। उस महल के अंदर हर वस्तु फूलों की ही थी। इधर प्रोफेसर आर्यन गांव में कदम रख चुके थे। वो प्रतियोगिता के मुताबिक रितिका के बने हुए फूलों के घर को देखकर कहते हैं, तुमने फूलों का तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है रितिका। अचानक प्रोफेसर को कुछ याद आया और वो जमींदार चौधरी की ओर देखकर कहते हैं, एक लड़की ने और ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसका नाम, हाँ याद आया, उसका नाम साक्षी है। अरे आपने भी किसका नाम ले लिया? लगता है वो डर की वजह से आई ही नहीं।
ये मेरा अपमान है। मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी और गांव के लोगों को रामवती के घर के नजदीक लेकर पहुंच गया। तभी प्रोफेसर की नजर रामवती के घर के ठीक सामने फूलों से बने हुए महल पर पड़ी। प्रोफेसर आर्यन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो फूलों का बहुत बड़ा और सुंदर महल है। इस तरह का महल तो कोई बहुत ही कुशल फूलों का कारीगर ही बना सकता है। इतना कहकर प्रोफेसर उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। तुमने तो बहुत ही सुंदर फूलों का महल बनाया है साक्षी। इस प्रतियोगिता की विजेता तो तुम ही हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने खर्चे से अमेरिका बुलाऊंगा। इतना कहकर प्रोफेसर अपने हाथ में पड़ी हुई ट्रॉफी साक्षी को पकड़ा देते हैं। ये देखकर जमींदार चौधरी और रितिका का चेहरा उतर गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मंदिर वाली औरत वहां पर प्रकट हो गई। सभी गांव वाले चौंक गए। रामवती निर्दोष है। ये सब जमींदार चौधरी और उसके नौकर जग्गू की करतूत है। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी को फूलों का व्यवसाय कराना चाहता था और इसके लिए वो रामवती की फूलों की दुकान बंद करवाना चाहता था। इसलिए इस बेचारी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये देखकर गांव वाले सभी चौधरी और उसकी भतीजी के खिलाफ हो गए। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी और नौकर के साथ उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। मगर रामवती और साक्षी आज भी अपने फूलों के महल में रहती हैं। सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। पर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है बताइए, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़ पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़ पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी,
अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने एक हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको एक हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़े मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूंगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में है। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर।
इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है, आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं। ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है, उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी, हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी, एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो। इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है
उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यही जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी के कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आप
आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे।